हेलो। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास और मैं अब पृष्ठ नंबर 43 पढ़ने जा रही हूँ। अध्याय 2, आदिकाल। हिंदी साहित्य का आरंभ। हिंदी साहित्य के आरंभ का प्रश्न हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ है, क्योंकि कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है, तब तक वह एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा ने भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हैं। मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, ब्रज, बघेली, खड़ी बोली, बांगुड़ी, मेवाती, हादोती, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढारी, मालवी, भीली, खानदेसी, पहाड़ी आदि उनके अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। आजकल इन भाषा रूपों का स्थान भेद से स्मरण किया जाता है, किंतु काल भेद से ही इन रूपों में अंतर है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली रूप ही के माने जाते हैं और उन सब रूपों में रची साहित्य की हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इसी दृष्टि से अपभ्रंश को एक अलग भाषा मानकर उसके समानांतर तात्विक आधार पर भिन्न रूप में विकसित भाषा को पृथक नाम देने की आवश्यकता है। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं शताब्दी तथा साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं शताब्दी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर अपने समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी। इसी भाषा के कुछ विद्वानों ने उत्तर अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा है और कुछ विद्वानों ने अवहट्ट नाम दिया है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह भाषा हिंदी है। उसे उत्तर अपभ्रंश या अवहट्ट नाम देना अपभ्रंश उतना भ्रम उत्पन्न करना है। जिन विद्वानों ने यह नाम दिया है वे भी अपने मत के अंतर्गत प्राय उक्त तथ्य का समर्थन करते रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यहाँ उत्तर शब्द काल का बोधक न होकर साहित्य अपभ्रंश से
इतर बोलचाल की उस भाषा का बोधक है जो साहित्यिक अपभ्रंश के एक रूप की स्वीकृति के पश्चात उसके बाद के रूप में स्थापित होती जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। राहुल सांस्कृत्यायन ने भी अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और विक्रमशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा में सिद्ध किया है। इसी प्रकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में गुलेरी जी और राहुल जी के मतों के स्वीकार करते हुए उत्तर अपभ्रंश के कवियों को स्थान दिया है। शुक्ल जी के साथ साथ कुछ सहमत होते हुए भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश काव्य का विवेचन आदिकाल के भीतर करते रहे हैं। द्विवेदी जी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी 12वीं शताब्दी पर निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इसी प्रकार वह अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं, फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। उनसे वक्तव्य से यह सिद्ध हो जाता है कि उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही अपभ्रंश रूप है। उनके अनुसार अपभ्रंश में शब्दों के तद्भव रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति थी, किंतु जब उसमें तत्सम रूपों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित होने लगी, तब एक नई भाषा का रूप उभरा, जिसे हिंदी कहना चाहिए। वस्तुतः जनभाषा होते हुए भी हिंदी की यही एक ऐसी प्रवृत्ति है जो अपभ्रंश के बाद भी अब तक निरंतर बढ़ती रही है। अतः जिस विद्वानों ने अपभ्रंश के अतिरिक्त अवहट्ट का झगड़ा खड़ा किया है, वह हिंदी के आरंभिक विकास को उनके आगे की धारा से काट देना चाहते हैं। यह ठीक है कि वह उत्तर अपभ्रंश को शुद्ध अपभ्रंश नहीं मानते, किंतु उसे आरंभिक हिंदी न मानना एक भ्रम है। अधिकांश विद्वान अवहट्ट कहना चाहते हैं, वही अपभ्रंश का ऐसा रूप है जिसमें हिंदी की भी सभी आरंभिक प्रवृत्तियां एक साथ मिलती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से जिसका गहरा विद्रोह भी झलकता है।
अतः हिंदी साहित्य के आदिकाल की सामग्री में उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आ जाती हैं। उन्हें हिंदी साहित्य से निकाल कर अपभ्रंश के साहित्य में स्थान देना या अवहट का नया इतिहास खड़ा करना उचित नहीं है। इसी दृष्टि से सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। उनमें उनके साहित्य की भाषा अपभ्रंश के उत्तर भाषा रूप की सूचना देती है तथा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह कर रही है। साहित्य के आरंभ का निर्णय भाषा के आधार पर तो किया ही जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक दूसरा तत्व भी है जिसे हम साहित्य की चेतना कह सकते हैं। सिद्धों की रचनाओं में यह तत्व नए रूप में विकसित होता हुआ दिखाई देता है तथा अपभ्रंश के साहित्य से उसका खुला विद्रोह भी झलकता है। सिद्धों की वस्तु दृष्टि जिस धार्मिक चेतना पर आधारित है उसका सीधा संबंध नाथ साहित्य से होता हुआ हिंदी के भक्तिकालीन कवियों से जुड़ता है। अगर हम सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दे तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। अतः भाषा के विकास की आरंभिक स्थिति तथा उत्तरवर्ती धार्मिक चेतना के मूल रूप को ध्यान में रखकर सिद्ध साहित्य से हिंदी साहित्य का आरंभ मानना पूर्वतः युक्ति संगत है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसके समानांतर लिखे गए साहित्य अपभ्रंश के ग्रंथों से उसे सावधानीपूर्वक पृथक रखा जाए, क्योंकि कई विद्वानों ने दोनों को एक मानने की भी भूल की है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि कई सिद्धों ने एक साथ अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। अतः ऐसी कवियों की रचनाएं दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं और उसी आधार पर उनकी गणना यदि एक और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में की गई है तो दूसरी ओर आरंभिक हिंदी में भी साहित्य लिखने के कारण उनका नाम हिंदी के इतिहास में आ जाता है। दो या अधिक भाषाओं में रचना करने की यह प्रवृत्ति बहुत समय तक चलती थी। विद्यापति का साहित्य इसका प्रमाण है। अतः एक ही कवि दो अपभ्रंश का कवि मान लेने के पश्चात उसकी कुछ रचनाओं में प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग देखकर उसे हिंदी का आरंभिक कवि भी मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रथम कवि। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाए। डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी में उत्पन्न पुष्य या पुंड नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किंतु इस कवि का उल्लेख मात्र मिलता है। अभी तक उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं हुई है। राहुल जी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वह 84 सिद्ध
सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्य रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। वर्ण्य, विषय और चेतना की दृष्टि से भी उनका काव्य हिंदी साहित्य के भक्तिकाल का बीजांकुर है। 84 सिद्धों की काव्य चेतना के अनेक तत्व साथ नाथ संप्रदाय की काव्य चेतना में विलीन होकर एक नई प्रेरणा बने और फिर दोनों ने भक्ति काव्य की आधारभूमि तैयार की। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक पल्लवित हुआ है कि सरहपा के काव्य की आदि स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। साहित्य अपभ्रंश में जो साहित्य विकसित हुआ उस पर सरहपा का उतना प्रभाव नहीं है जितना नाथ साहित्य और संत साहित्य पर है। एक तीसरा आधार और जिस पर हम सरहपा को एक प्रथम हिंदी कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं और वह है शैली की परंपरा का। सरहपा ने दोहा और पदों की शैली अपनी कविताओं में प्रयुक्त की है। यह शैली उनके बाद के सभी हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई है। हिंदी मुक्त काव्य में दोहा सबसे अधिक प्रिय छंद रहा है। अंततः सभी दृष्टियों से सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जा सकता है। जो विद्वान सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए कोई दो तर्क हैं। प्रथम तर्क वह यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपा की रचनाएं अपभ्रंश साहित्य का अंश है, और दूसरा तर्क यह कि सरहपा के समय में 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना प्रारंभ नहीं मिलती। यह दोनों तर्क निराधार हैं। सत्य यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कबीरदास से हिंदी साहित्य का आरंभ व्यावहारिक रूप में स्वीकार किया हो। यों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रभृत एक दो विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर यह इच्छा प्रकट की है कि भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाए, किंतु वह भी अपनी इस इच्छा का औचित्य समझते रहे हैं और इसी कारण उन रचनाओं का आदिकाल के अंतर्गत विवेचन करने को बाध्य हुए हैं जिन्हें वह अपभ्रंश की रचनाएं कहते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस संदर्भ में अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो तर्कसम्मत नहीं है। इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है कि सरहपा की भाषा हिंदी का प्रारंभिक रूप है या शालिभद्र सूरी की भाषा। दोनों के उदाहरण से स्वतः ही इसका
उत्तर मिल जाता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि सरपा की भाषा अपेक्षाकृत हिंदी के अधिक निकट है। सरपा घोर घोर अंधारे चदमणि जिमि उज्ज्योय करेई परम महासुह एकहु कण दुरिया अशेष हरेई आ पंडयु रिपीट पंडैया सत संत बखाणी देहि रुद्र बसन जाणी अमणा गमण न तेन विखंडी तैवि निर्लज्ज भणई हौ पंडई। शालिभद्र सूरी अ तंजी पहिय पिकखे विणु पिय उखखीरिय मंथर गए सरलाई वी उत्तावली चलयेउ तुह मणहर चल्लंग तिय रिपीट चंचल रमण भरी छुड़वी खिलसिय रसनावली किंकिर्ण रव पसरी आ उपणु ए केवल नाड़तऊ विरहई रिस हे सिउ ए आवियु ए भर निरिंद सिउ अवधापुरी ए। रही परंपरा की बात तो उनके लिए ग्रंथों का उतना महत्व नहीं जितना चेतना भावना और विचारणा का है, क्योंकि उन्हीं से साहित्य का अस्तित्व माना जाता है, न कि मात्र ग्रंथ संख्या से। इस दृष्टि से सरपा की देन अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी भावधारा सिद्धों और नाथों से होती हुई कबीर तक अपनी परंपरा बनाती है, जबकि शालिभद्र सूरी की देन इस संदर्भ में नगण्य है। अतः सरपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना तर्कसंगत है। प्रथम रचना हिंदी के प्रथम कवि सरपा की जो रचनाएं मिलती हैं वह सभी मुक्तक हैं, अतः प्रथम रचना के नाम पर किसी एक पुस्तक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा में सरपा की कुछ रचनाओं का संग्रह किया है। उसी के आधार पर उनकी हिंदी रचना का एक अंश यहाँ उद्धृत किया गया है। जह मन पवन न संचरई रवि शशि नाह पवेश तहि वट चित्त विसाम करु सरहे कहियूं अवेश पंडिय सल तथ्य बखाण्य देहि बुद्धि बसंत न जाण्य। यद्यपि इस उद्धरण में अपभ्रंश भाषा के व्याकरण की प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं, तथापि हिंदी के रूप की झलक ही अधिक स्पष्ट है। साथ ही डॉक्टर द्विवेदी ने तत्समता की जिस प्रवृत्ति को हिंदी भाषा का मूल रहस्य माना है, वह भी पवन रवि वट चित्त आदि शब्दों में स्पष्ट देखी जा सकती है। अन्य सिद्धों कवियों ने भी सरपा की इस भाषा प्रवृत्ति का
अनुसरण किया है। राहुल ने सरहपा का समय 769 ईस्वी यानी 769 माना है तथा डॉक्टर विनयतो भट्टाचार्य ने 633 यानी 633 ईस्वी बताया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसी आधार पर लिखते हैं, 7वीं शताब्दी से हिंदी हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इस रचनाओं के वर्ण्य, विषय, हठयोग, मंत्र, मघ और श्री है और व्रजयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है जिसमें विद्वानों के मिश्रण के कारण काव्योत्कर्ष हो नहीं सकता। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा ने काव्योत्कर्ष का जो अभाव देखा है वह सिद्धों के मिश्रण के कारण तो है ही। इस सिद्धों के प्रतिपादनार्थ अपभ्रंश भाषा का मिश्रण भी इसके लिए उत्तरदायी रहा है। अतः आरंभिक रचना की दृष्टि से काव्योत्कर्ष का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व बाद है। काव्य भाषा के रूप में किसी रचना में हिंदी का प्रयोग और यह प्रयोग सरहपा की रचनाओं में ही प्रथम बार मिलता है। यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपा आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य ग्रंथ का नाम लिखा जा सकता है, जिसमें सरहपा की दोहा शैली का विकसित रूप मिलता है। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों के श्रावक धर्म का वर्णन किया है। गृहस्थ धर्म का वर्णन का केंद्र है, अतः इसमें साहित्यिक तत्वों का अभाव नहीं है। इस दृष्टि से ग्रंथ रूप में यह हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है। सीमांकन: सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल सांस्कृत्यायन के मत पर आधारित है। ग्रियर्सन, शिव सिंह, मिश्र बंधु, गुलेरी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत से मुंज और भोज के समय 1993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ, किंतु शुक्ल जी ने अपनी पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया है
उसमें भी वह अपभ्रंश को 4 तृतीयां बतलाते हैं और आगे चलकर वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करते हैं करके सरहपा देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अपभ्रंश अप्रत्यक्ष व स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरहपा तक पीछे लौटाते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही है, किंतु इस सत्य से अप्रत्यक्ष ही रही। आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं कि सिद्धों और जैन कवियों की कई रचनाओं को उसने बाहर नहीं रखा जा सकता। उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर गिरियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने एतदर्थ 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं, यानी 1318 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल रसाल उसे 1383 ईस्वी यानी 1343 ईस्वी तक ले गए हैं, किंतु डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत हैं। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचना काल 1375 ईस्वी यानी 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी यानी 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी दो तीन दशाब्दी तक आदिकालीन साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। नामकरण की समस्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी यानी 1318 ईस्वी तक माना था, क्योंकि वह इस कालावधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीरगाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल
जी द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम भी उचित नहीं रह सकता। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है। अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। यहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वह उसे चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि कवि नाम से पुकारते रहे हैं। ग्रियर्सन से पूर्व भक्तमाल 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता आदि कतिपय कविवृत्त संग्रह लिखे गए थे, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की और कोई दृष्टि नहीं रही थी। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान गार्सा द तासी ने इस्तवार दलाल तृतीयुत हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रह है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ईश्वरा हिंदी नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसके अकारादि क्रम अपनाया गया। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या उनमें भी नहीं आ सकती। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही हैं, किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो वह 643 ईस्वी तक पीछे तक ले गए हैं, किंतु उस समय की रचना 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्रबंधुओं ने अपने मिश्रबंधु विनोद में 643 ईस्वी से 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जो एक सामान्य संज्ञा है। उसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा है। इसीलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी चंद्र पूर्व की हिंदी 643 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक, रासो काल 1143 ईस्वी से 1290 ईस्वी, उत्तरारंभिक हिंदी 1291 ईस्वी से 1387 ईस्वी आदि नाम दिए, किंतु इस नामकरण से भी आदिकाल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनी।
मिश्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के लिए निम्नांकित आधार पर वीरगाथा काल नाम लेकर उपस्थित हुए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पत्रा तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, शब्द सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एवं विशेष रूप से बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। निसंदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्तियों के परिवर्तन को ध्यान आधार बनाकर वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसको तर्कसंगत कहा जा सकता है, किंतु उसकी परिधि बहुत संकीर्ण हो जाती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला वह साहित्य उससे छूट जाता है, जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो, किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है। साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीरगाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। एक दूसरी बात यह भी है कि जिन रासो काव्यों को वीरगाथा काव्य माना जाता है, उनका वर्तमान रूप तो अप्रामाणिक है ही। कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। अतः रचनाओं की संख्या गिनाकर वीरगाथा काल नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने यह तथ्य स्वयं भी स्वीकार किया है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध हैं और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त हैं, उनकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध
हिंदी है जिससे स्पष्ट है कि वह स्वयं भी रासो ग्रंथ रासो ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते थे। उसी संदिग्ध सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, जिसे तर्कसम्मत कैसे कहा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है, किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक रिपीट डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है, किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से आधुनिक काल तक का विकास दिखलाया है। फलतः वह आदिकाल के नामकरण की समस्या से बच गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं हैं। वह धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अतः जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचनाएं कहकर छोड़ दिया है, उन्हें द्विवेदी जी महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता, तब तो समस्त भक्तिकालीन साहित्य को धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा। अस्तु वीरगाथाओं से इतर काव्य भी जनता की चित्तवृत्ति का ही प्रतीक है तथा आदिकाल का नामकरण करते समय उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल इन दो भागों में विभाजित कर दिया है। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है और द्वितीय नाम एक वर्ग का बोध कराता है। स्पष्ट है कि ये दो नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाते। अंत नामकरण के संबंध में उनका मत निराधार है। राहुल जी द्वारा दिया गया सिद्ध सामंतकाल नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत करता है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे, जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। यह संयोग भी तर्कसम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी अपेक्षा करना है। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का इस नाम में समावेश नहीं होता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीरकाल नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है, जो नवीनता से चौंकाता तो है, परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारना, शिल्प, भेद आदि से संबंध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से यह व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम
इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनमें भी वह सभी रूप जो प्रवृत्ति काव्य में प्रयुक्त हुए उन अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप प्रवृत्ति साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल ही सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। परिवेश साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। अतः उनमें उनके प्रेरक तत्व के रूप में मनुष्य के परिवेश का बहुत महत्व है। किसी भी काल के साहित्य इतिहास को समझने के लिए उस परिवेश को ठीक प्रकार से समझना अत्यंत आवश्यक होता है। इसी दृष्टि से आदिकालीन साहित्य के इतिहास के साथ तत्कालीन राजनीति, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्थितियों को जानना अपेक्षित है। राजनीति स्थिति जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आदिकाल की अवधि 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक है। इस काल की राजनीति परिस्थिति वृद्धन साम्राज्य के पतन से आरंभ होती है। अंतिम वृद्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तरी भाषा पर यवन साम्राज्य के पतन से आरंभ होता है। अंतिम वृद्धन सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तर भारत पर यवन आक्रमण आरंभ हो गए थे। हर्षवर्धन ने दृढ़ता से उनका सामना किया, किंतु आक्रमणों की उस आंधी को वह रोक न सका। उसकी समस्त शक्ति उस प्रतिरोध में ही समाप्त हो गई। उसके साथ ही वृद्धन साम्राज्य भी लड़खड़ा उठा। हर्षवर्धन की मृत्यु ने भारत की संगठित सत्ता के खंड खंड हो जाने की सूचना दी तथा वह राजपूत राज्य सामने आए, जो निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य की नींद में समा गए। 8वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे धीरे क्षय होने तक इस्लाम सत्ता के धीरे धीरे उदय होने की करुण कहानी है। इसी ने उस मन स्थिति को जन्म दिया था जिसमें कोई भी एक प्रवृत्ति साहित्य में प्रदान न हो सकी। यमन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा था। इन्हीं के क्षेत्रों की जनता युद्धों तथा अत्याचारों से विशेषतः आक्रांत हुई थी। यही वह क्षेत्र था जहाँ हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। अतः इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण
और युद्ध के प्रभावों की मनस्थितियों का प्रतिफलन है। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। जनता पर विदेशी आक्रमणकारियों के अत्याचारों के साथ साथ युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों का क्रम भी बढ़ता चला गया। वे परस्पर लड़ने लगे और प्रजा पीड़ित होने लगी। पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, परमदर्शी वेद आदि की पारस्परिक लड़ाइयाँ अंतहीन कथाएं बनती गईं। फलतः यदि जनता में एक ऐसे वर्ग का उदय हुआ जो साहस और वीरता के साथ लड़ते हुए जीना चाहता था, जो एक दूसरा ऐसा वर्ग भी पनपा जो विनाशशीला देख कर संसारेतर बातें सोचने को बाध्य था। अराजकता, ग्रह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता था तो दूसरा मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहता था। एक तीसरा ऐसा भी कवि था जो तलवार के गीत गाकर गौरव के साथ जीना चाहता था। यही इस काल की राजनीतिक परिस्थिति की एक विचित्र देन है, जिसके फलस्वरूप यदि स्त्री भोग हठयोग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य एक और लिखा गया तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित हुई। सम्राट हर्षवर्धन का दरबार संस्कृत के कवियों और पंडितों से भरा रहता था। अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों को उस समय कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था, किंतु राजपूतों की राजधानियाँ स्थापित हो जाने के पश्चात लोक भाषा का आदर बढ़ने लगा। मध्य प्रदेश में फिर भी स्थिति विपरीत ही बनी रही। वहाँ प्रतिहार और गाहड़वार राजा वैदिक भाषा के समर्थ बने रहे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में वे भारत से बुला कर अनेक ब्राह्मण वंशों को दान देकर काशी में बसा रहे थे। संस्कृत को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार उचित प्रोत्साहन के अभाव में लोक भाषा के कवियों को काव्य रचना के अनुकूल वातावरण नहीं मिलता था। जो कवि धार्मिक भावना से प्रेरित थे, वे ही किसी की परवाह किए बिना काव्य साधना करते थे, किंतु जो कवि राजाश्रित हो जाते थे, उन्हें अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करनी पड़ती थी। धर्म और राजाश्रय से मुख्य रहकर कविता करने वाले कवियों की
प्रतिभा के विकास के लिए उचित वातावरण नहीं था। धार्मिक स्थिति ईसा की 6ठी शताब्दी तक देश का धार्मिक वातावरण शांत था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में परस्पर मेल जोल बढ़ने लगा था। वैदिक यज्ञ, मूर्ति पूजा तथा जैन एवं बौद्ध उपासना पद्धतियाँ एक साथ चल रही थीं, किंतु 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन आरंभ हुआ। इस समय आलवार और आलमबार और न्यायाम्बार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 1642 ईस्वी में जब हवेनसान ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वह बौद्ध धर्म के पतन की झलक पा कर वह बहुत दुखी हुआ था। उत्तर भारत में भी इस समय तक यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं था, अतः जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या शैव मत। परिणाम यह हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने ही होड़ में परस्पर टकराने लगे थे। 12वीं शताब्दी का वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा था और शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया था। फलतः जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी। राजपूत अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं कर रहे थे, उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था।